हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, संख्या के कितने भेद हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्या के कितने भेद हैं। तो इसमें से अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा 4, 5, 6 और सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही है। संख्या के 5 भेद हैं। 5 भेद आप लोगों को याद होगा। आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए कि 5 भेद कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। 1, 2 जो है आगे हम देखेंगे। उसका पैर खुजलाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर जो दिया है कि उसका पैर खुजलाता है, इसमें अगर आप देखिएगा क्रिया का रूप जो है, आप देखिए उसका पैर खुजलाता है। यहाँ पर सर खुजलाता है, पैर खुजलाता है, इस तरह से अगर दे तो वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा, ये याद रखिएगा। तो 4 का आपका बी ऑप्शन सही है। उसका पैर खुजलाता है, इसमें जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। भारत को महामानव का समुद्र किसने कहा। ठीक है, भारत को महामानव का समुद्र किसने कहा। टैगोर, गांधी, बुद्ध। इसमें से अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानव का समुद्र कहा है। यह आपका अशोक के फूल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान तर्क की चीज नहीं, अनुभव की चीज है। ये कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शंस में दिया है कुमारगिरी, गोपियां, बीजगुप्त, लेकिन आपका सही ऑप्शन जो है कुमारगिरी है। ज्ञान तर्क की चीज नहीं, अनुभव की चीज है, ये कुमारगिरी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण किस राज्य का राजकुमार था। ठीक है, अरुण किस राज्य का राजकुमार था। आपका सही ऑप्शन जो है मगध, मगध का राजकुमार था अरुण। और अरुण के बारे में याद रखिए, वो सिंधु देश का तुरंग में सवार होकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर अरुण जो है मगध का राजकुमार है। वो कौशल आया था। कौशल में कौन है, मधुलिका है। और ये आपका लिया कौन से चैप्टर से लिया गया है, पुरस्कार चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन कहता था कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने अनेक संकटों में मेरी रक्षा की है। तो देखिए, कौन कहता था कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने अनेक संकटों से मेरी रक्षा की है। तो ये बोलने वाले चंपा के पिता थे, चंपा के पिता। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि चंपा की माँ से कहा था कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने अनेक संकटों से मेरी रक्षा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंपा के पिता ने ये कहा था अपनी पत्नी यानी कि चंपा की माँ से। क्वेश्चन नंबर 9, कितने साल पहले घीसू ठाकुर की बारात में गया था। तो देखिए, ठाकुर की बारात में गया था, लड़की वाले के तरफ से ये गया था। और यहाँ पर जो है दिया जो गया है कि कितने साल पहले घीसू ठाकुर की बारात में गया था, याद रखिए 20 साल पहले। ये जो यहाँ पर दिया है कि लड़की वाले वहाँ पर इस तरह से दिया है कि ठाकुर की बारात में घिसू गया था और लड़की वालों ने खूब खातिरदारी की थी। ठीक है, ये गया था बारात में लेकिन लड़की वालों ने खूब खातिरदारी की थी। तो इसको भी याद रखिए, हो सकता है कुछ घुमा कर भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, आतंक से विवेक कुंठित होता है, ये उक्ति किसकी है। ठीक है, आतंक से विवेक कुंठित होता है, ये उक्ति किसकी है। ये उक्ति अगर आप देखिएगा कालिंदी चरण की है। और याद रखिएगा ये कालिंदी चरण जो है पत्नी से लिया गया है। कालिंदी चरण का पत्नी जो है, इसकी पत्नी कौन है, सुनंदा है। कालिंदी चरण की पत्नी सुनंदा। सहना को रुपए देने जाते वक्त एक पग सहना को रुपए देने जाते वक्त एक एक पग के साथ हल्कू का मस्तक किससे दबा जा रहा था। तो हल्कू का मस्तक किससे दबा जा रहा था, सहना को रुपए देने जाते वक्त। रुपए देने गया था, कितने रुपए दिया था वो, 3 रुपए देने के लिए जा रहा था। और वो 3 रुपए जो है किस चीज़ के लिए रखा गया था, कंबल के लिए। इसलिए मुन्नी यानी कि जो यहाँ पर जो दिया है हल्कू की पत्नी जो मुन्नी है, वो राजी नहीं होती है पैसा देने के लिए, क्योंकि वो कंबल के लिए था। लेकिन फिर भी बाद में वो राजी होती है, वो मना कर जाता है और मनाकर पैसा लेकर जाता है देने के लिए सहना को। और जब वो सहना को पैसा देने के लिए जाता है, तब हल्कू का मस्तक जो है दीनता के भार से दबा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। ठीक है, सूप सुभाए मतलब उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए सूप की तरह, जो अच्छी चीज़ों को रखता है और बुरे चीज़ों को निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 17,
जो शीश उठा सकते थे तिमीर के राज में उन्होंने क्या किया। तो जो शीश उठा सकते थे तिमीर के राज में उन्होंने सिर झुकाए। अब देखिए वर्गीय व्यंजन कितने हैं। 80 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो ये याद रखिए वर्गीय व्यंजन जो है ये 25 है। आपको 5 व्यंजन वर्ग है, याद होगा आपको क च ट त प। ये 5 व्यंजन वर्ग के अंतर्गत, मतलब प्रत्येक वर्ग में, जैसा कि पहला वर्ग अगर आप देखिएगा क वर्ग, उसके अंतर्गत 5 व्यंजन है। इस तरह से पांचों व्यंजन वर्ग को अगर आप मिलाइएगा कुल वन वहाँ पर आपको मिलेंगे 25। तो वर्गीय व्यंजन भी आपके कितने हैं, 25 है। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन आपका सही है, वर्गीय व्यंजन जो है 25 है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में दान प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय देखिए शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है। कभी कभी क्या होता है, जो प्रत्यय जैसे कि यहाँ पर दिया है दान प्रत्यय किसमें लगा है, वो पहले भी लगा होगा और अंत में भी शब्द का लगा होगा, जो ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के शांति से आंसर दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप लोग को पता होगा आप लोगों को कि आंसर इसका क्या है, लेकिन वहाँ पर गलत करके आएंगे। तो देखिए किस शब्द में दान प्रत्यय लगा है, जो क्वेश्चन आपका है इसमें होगा आपका कलमदान। कलमदान में दान प्रत्यय लगा है। दान जो है क्योंकि प्रत्यय में दिया है इसलिए ये शब्द के अंत में लगेगा। स्वर संधि के कितने भेद है। तो देखिए स्वर संधि के कितने भेद है यहाँ पर पूछा गया। 5 भेद है स्वर संधि के। 5 भेद भी आपको याद होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और अगर पूरा व्यंजन का अगर आप देखिएगा, वर्गीकरण अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पर मतलब संधि का अगर आप वर्गीकरण को देखिएगा व्यंजनों को लेकर, स्वरों को लेकर, तो आपको इस तरह से मिलेगा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें से आपको पूछा गया कि स्वर संधि जो है इसके कितने भेद हैं। तो 5 भेद है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, नायिका में कौन सा संधि है। ठीक है, नायिका में कौन सा संधि है आपको बताना है। नायिका में जो है अयादि संधि है। ट्रिक के साथ संधि समझाया गया है, अगर आप लोग समझे नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको संधि का कंसेप्ट का वीडियो मिल जाएगा। नायिका जो है अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ति। अब देखिए सूक्ति जो दिया है, सु जोड़ उक्ति, इससे बना है सूक्ति। आपको बताना है इसमें कौन सा सूक्ति सही है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दंत स में रसव, फिर उक्ति में रसव है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा रसव और रसव का जब मेल होता है दीर्घ ऊ होता है, तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही है सूक्ति। क्योंकि यहाँ दंत स दिया है तो दीर्घ मतलब दीर्घ ऊ वाला जो सूक्ति है ये आपका सही होगा। रसव ऊ वाला सूक्ति जो है गलत है, और दूसरा जो सूक्ति दिया है ये तालव्य स है। तो आपका ए ऑप्शन सही है सूक्ति का। दंत स में रसव और उक्ति का ऊ मिलने के बाद में दीर्घ ऊ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेट दर्द में कौन सा समास, पेट दर्द में कौन सा समास भेद है। देखिए पेट दर्द मतलब पेट में दर्द, तो पेट में दर्द जो हुआ ये कौन सा का में पर होता है अधिकरण कारक में, तो अधिकरण कारक के अनुसार होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दिन का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। वासर और दिवा जो दिया है ये दिन का पर्यायवाची है। दुकुल जो है दिन का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट के थ्रू बताइए दुकुल का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25, अ और ए का मेल से क्या होता है। देखिए अ और ए का मेल से ऐ होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए आ गया है तो ऐ होगा। ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण है। ऐ जो होता है वृद्धि संधि में होता है। नयन का संधि विच्छेद। ठीक है, नयन का सही संधि विच्छेद, तो ने जड़ अन होता है नयन, याद रखिए ने जोड़ अन होता है नयन। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन। नीरव। ठीक है, नीरव जो दिया है आपको बताना है नीरव का संधि विच्छेद, तो निहि जोड़ रव होगा नीरव। लेकिन यहाँ पर याद रखिए निहि जोड़ रव जो है यह न में रसई होगा और उसमें विसर्ग लगेगा जोड़ रव नीरव। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए नीरव जो दिया है आपका भले ही जो नीरव में यहाँ पर लिखा है दीर्घ ई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखिएगा नीरव को रसा ई लिखिएगा।
रस्सा ई में विसर्ग जोड़ रब होगा है आपका, न में दीर्घ ई रब बनेगा। ठीक है, न में रस्सा ई उसके साथ विसर्ग लगा है, जोड़ रब होगा आपका नीरब। याद रखिए 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, बाबू का स्त्रीलिंग शब्द है। बाबू का स्त्रीलिंग शब्द देखिए, बबू आइन होता है बाबू का स्त्रीलिंग शब्द। ये जो आइन में रस्सा ई जो है इसमें दीर्घ ई नहीं होगा, और बाबू नहीं होगा, बबू आइन होगा। ठीक है, बबू आइन आ और ई जो है रस्सा ई है, और बाबू नहीं बबू है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक है? बच्चा खिलौना से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है तो करण कारक होगा यहाँ पर। ठीक है, किससे खेल रहा है? खिलौने से। तो साधन का बोध हो रहा है, माध्यम का बोध, साधन का बोध जहाँ होता है वहाँ पर अगर से लगे तो वो करण कारक के अंतर्गत जाएगा। 28 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही है। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यहाँ पर से जो है करण कारक का उदाहरण है। निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। जहर, केंद्र ये विशेषण नहीं है, अंतिम जो है विशेषण के अंतर्गत जाएगा। निम्न में से शब्द कारक का चिन्ह नहीं है। अच्छा, निम्न में से संबंध कारक का चिन्ह नहीं है। का संबंध कारक का चिन्ह है, का के की रा रे री, याद रखिए ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। लिए नहीं होगा, 35 का पहला ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पूछा है आपसे कि संबंध कारक का चिन्ह नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। खिलौना कौन सा क्रिया है, सॉरी लिखना कौन सा क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त। तो यहाँ पर तो आप अगर देखिएगा आपको समझ में आएगा सकर्मक क्रिया है लिखना, क्योंकि लिखना कोई लिख रहा है, आप उससे सवाल कर सकते हैं वो क्या लिख रहा है, आपको जवाब मिलेगा, तो इसलिए सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा लिखना। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिए प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग यानी कि शब्द के आरंभ में जो होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कहावत है? टेढ़ी खीर, गोबर गणेश, मुंह में राम, बगल में छुरी। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका मुंह में राम बगल में छुरी, ये आपका सही है। यही है आपका कहावत कि मुंह में राम बगल में छुरी। वैसे भी अगर आप देखिएगा इसको थोड़ा सा अंदाज लगाकर भी आप लोग सही कर सकते हैं। वहाँ देखिए टेढ़ी खीर, गोबर गणेश, लेकिन यहाँ पर क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कहावत के अंतर्गत ये जाएगा। और कहावत आप लोगों को पता होगा लोगों में जो प्रचलित होता है, ठीक है, मतलब जो कहावत कही हुई बात जो फेमस हो गई है उसको हम कहावत बोलेंगे। तुम आओ तो मैं जाऊं, काल भेद कौन सा है? देखिए तुम आओ तो मैं जाऊं, यहाँ जाने के बारे में बोला गया, मतलब ये भविष्य में होगा। और यहाँ पर एक तरह से कंडीशन है क्या? तुम आओ तो मैं जाऊं। तो इस तरह से कंडीशन अगर आए तो वो हेतु हेतु मत लगेगा उसमें, क्योंकि जाऊं, जाऊंगा भविष्य में, जाऊंगी भविष्य में, तो ये हेतु हेतु मत भविष्य काल के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भोला राम को कौन सी बीमारी थी? ठीक है, भोला राम को कौन सी बीमारी थी? अब भोला राम को कौन सी बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी। नारद जाकर पूछते हैं भोला राम की पत्नी से कि उनको कोई बीमारी थी, तब वो बताते हैं क्या? हाँ बीमारी थी। उनकी पत्नी बताती है बीमारी थी। किस चीज़ की बीमारी थी? क्या बीमारी थी? ना, गरीबी की बीमारी। अब आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, ये जो भोला राम है उम्र को लेकर काफ़ी बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं, तो आप लोगों का यही टास्क है, आप लोग मुझे बताइए उम्र कितना है। हल्कू कितना चिलम पी चुका था? 8, 10, 5। तो आपको पता होगा हल्कू जो है 8 चिलम पी चुका था। पत्नी कहानी की नायिका कौन है? पत्नी कहानी सुनंदा है नायिका, नायक कौन है? कालिंदी चरण। अष्टावक्र को किस परंपरा का अवतार माना गया है? अष्टावक्र को किस परंपरा का अवतार माना गया है? याद रखिए अष्टावक्र जो है इसको मल्लुकदास या जड़ भारत, ठीक है, याद रखिए जड़ भरत या मल्लुकदास परंपरा के अवतार माना गया है अष्टावक्र को। अष्टावक्र के लेखक कौन है आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, उषा ने किसका अभिनंदन किया? तो उषा ने भारत भूमि का अभिनंदन किया।
41 का आपका लास्ट ऑप्शन सही है। उषा ने भारत भूमि का अभिनंदन किया। नुमाइशी चीज़ों का जीवन कैसा होता है? तो याद रखिए तितलियों सा होता है नुमाइशी चीज़ों का जीवन। साहू जी एक बोतल हमको भी देना किसकी उक्ति है? ठीक है, साहू जी एक बोतल हमको भी देना किसकी उक्ति है? तो ये याद रखिए घीसू कहता है कि साहू जी एक बोतल हमको भी देना। मृतकों का मृतक, जीवितों का ईश्वर। यहाँ ईश्वर से क्या तात्पर्य है? देखिए, मृतकों का मृतक, जीवितों का ईश्वर। तो जीवितों के बारे में बोला गया। जीवितों का कौन है? जीवितों से क्या समझ में आ रहा है? मानव के बारे में। तो यहाँ याद रखिए मृतकों का मृतक, जीवितों का ईश्वर। यहाँ ईश्वर से तात्पर्य मानव है। वर्णमाला लिखना और वर्णमाला पढ़ना कौन सा कार्य पहले किया जाता है? तो देखिए, आप पहले पढ़िएगा या पहले लिखिएगा, या जब आप क्लास में जाते हैं पहले लिखाते हैं या पहले पढ़ाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिए वर्णमाला पढ़ना ये पहला कार्य है, हम लिखने से पहले पढ़ते हैं। आदर्श वाचन कौन करता है? ठीक है, आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक, छात्र, लेखक। अनुकरण वाचन जो है छात्र करते हैं, आदर्श वाचन जो है अध्यापक करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है सही है। लाला घासीराम कौन थे? ठीक है, लाला घासीराम कौन थे? तो रामू की बहू के ससुर थे लाला घासीराम। जब पंडित जी को मतलब पंडित जी को बुलाया गया था, तो पंडित जी को जब ये खबर मिला था तब वो अपनी पत्नी से बोले थे खाना नहीं बनाने के लिए, क्योंकि लाला घासीराम की बहू ने बिल्ली को मार दिया है। वहाँ पर आपको मिलेगा कि रामू की बहू जो बोला गया है, वहाँ पर आप अगर ढूंढिएगा आपको मिलेगा घासीराम नाम, और यही है कौन? रामू की बहू के ससुर। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये पहले दे चुके हैं बैच में, ये मॉक टेस्ट सारे बच्चे दे चुके हैं, और इसको अभी मैं यहाँ पर चैनल पर डिस्कस कर रही हूँ। आप में से कोई अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेडागोजी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी में जो आपका पेडागोजी आएगा ये आप सभी का ही कहना था। बहुत सारा मतलब डेट शीट भी रिलीज़ नहीं हुआ था सही से, कुछ ठीक ठाक नहीं था, तब भी बच्चे कह रहे थे कि हम लोग को पहले से पढ़ना चाहिए था। हम लोग का जो हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश मतलब हिंदी में आया, हम लोग इंग्लिश और ओडिया में पढ़ के गए थे, जबकि हमको हिंदी में पढ़ना था। और उसके बाद जैसे आप लोग बोले उस तरह से किया गया है। अब देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। बाकी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी के लिए या फिर हिंदी पेडागोजी के लिए, आप लोगों को कमेंट में नंबर मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप में से कोई भी अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीडी हैं, तो आप लोगों के लिए कोई कोर्स भी नहीं है, आप लोग कमेंट में जो नंबर दिया गया उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। बंदी कितने थे? ठीक है, अब आकाशदीप से लिया गया बंदी कितने थे? तो याद रखिए 2 बंदी थे, एक चंपा और दूसरा बुधगुप्त। नवचर क्या सिखा रहे थे? तो नवचर क्या सिखा रहे थे? मुस्कुराना सिखा रहे थे नवचर। 2 उद्देश्य किस पाठ विधि में होते हैं? गद्य पाठ विधि में 2 उद्देश्य होते हैं। अधिगम मूल्यांकन के प्रश्न कैसा होना चाहिए? अधिगम मूल्यांकन का प्रश्न कैसा होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, इसलिए थोड़ा जटिल प्रश्न होना चाहिए। पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो याद रखिए लज्जित होना होता है पानी पानी होना। पानी पानी होना एक मुहावरा है, उसका अर्थ अगर आप देखिएगा लज्जित होना होगा। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की रचना कौन सी नहीं आपसे पूछा गया। रघुवंश और कुमार संभवम ये है कालिदास जी का, लेकिन कादम्बरी नहीं है कालिदास जी का। केवट किसकी सौगंध लेता है? ठीक है, रामचंद्र, दशरथ, लक्ष्मण। तो यहाँ याद रखिए दशरथ का सौगंध लेता है केवट। कंदर्प यद्यपि देश देवता का नाम हो गया है, तो याद रखिए काम देवता का नाम हो गया है कंदर्प। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए काम देवता का नाम हो गया है कंदर्प। गंधर्व का पर्याय है कंदर्प, लेकिन इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए काम देवता का नाम हो गया है कंदर्प, और अगर आपको कंदर्प का पर्याय पूछे तो गंधर्व आंसर होगा। सामनाथ क्यों माँ से कुर्सी पर बैठने को कहते हैं? देखिए,
खराटे ना भरने के लिए एक ऑप्शन है, नींद से बचने के लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पर सही आंसर जो है नींद से बचने के लिए होगा। नींद, अगर वो सोएगी तभी तो खराटे लेगी। तो नींद से बचने के लिए सामनाथ ने मास्क को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था। कृष्ण किसके बारे में सोचकर पछताते हैं? तो ब्रज के सुख के बारे में सोचकर श्री कृष्ण जो है पछताते हैं। इस कविता में वीरता अवतार किसे कहा गया है? ठीक है, वीरता का अवतार किसे कहा गया है? तो लक्ष्मीबाई को बोला गया है। इस कविता यानी कि जो झांसी की रानी कविता के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इस कविता में, झांसी की रानी कविता में वीरता का अवतार बोला गया है लक्ष्मीबाई को। इसकी लेखिका कौन है या कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चंस। ये लगभग 54 क्वेश्चंस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो आपको कमेंट में जो नंबर मिलेगा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पेडागोजी का भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यूज भी कंप्लीट है, हिंदी का भी कंप्लीट है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो जो आप लोगों को हिंदी में भेजा गया है वो सबको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि यही टाइम है आप लोगों का और आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा। जितना पढ़े हैं, और मैं यही कहूँगी जो जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले उसको रिवाइज कीजिए। नहीं तो क्या होगा, जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके थे उससे क्वेश्चन आएगा आप लोग गलत कर दीजिएगा। तो जो पढ़े हुए हैं उसको पहले रिवाइज करके कंप्लीट कीजिए, तब आपका कम टाइम में वो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपको नया मिला है उसको भी पढ़िए। और आज जो भेजा गया है वो सारा को आज भेजा गया है जो, उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए ताकि वो कल के लिए वर्डन ना बने। ठीक है, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। बहुत कम टाइम है सबके पास और यही टाइम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनको, उनके लिए ऐसा नहीं है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं, उनको चाहिए ही चाहिए। तो वैसे जो है जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, ज़रूर आप लोग सक्सेस होइएगा।